तो दोस्तों हम आ गए हैं एक फाड़ू वीडियो लेके जिसमें हम लैपटॉप से जुड़ी वो सारी जानकारी देंगे जिनको आपको जानना जरूरी है एक लैपटॉप खरीदने से पहले। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आते हैं लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी पे। लैपटॉप का एक्सटर्नल पार्ट प्लास्टिक बॉडी भी हो सकता है, एल्युमिनियम अलॉय भी हो सकता है, मैग्नीशियम अलॉय भी हो सकता है जो कि लेटेस्ट है, बट अभी इसके ऑप्शंस बहुत ही कम है मार्केट में। इसमें ये देखना जरूरी है कि लैपटॉप के सारे पार्ट एक ही मटेरियल का नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं मेजर पार्ट आपका कौन सा मटेरियल का है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, पावर इनपुट तो हर लैपटॉप पे होता ही है। एच डी या माइक्रो एच डी कार्ड आप देख सकते हैं आपके यूजर्स के हिसाब से आपको चाहिए या नहीं। ऑडियो आउटपुट पे एक होना चाहिए लैपटॉप में। इथरनेट पोर्ट की आजकल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सभी वाईफाई का यूज़ करते हैं। HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट आजकल लैपटॉप में नहीं होते और ज़रूरत भी नहीं है। USB पोर्ट्स 3 तरह के हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए अभी भी हम लोग बहुत सारे डिवाइस में यूज़ करते हैं, ये होना चाहिए। टाइप बी जनरली लैपटॉप्स में नहीं होता और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। टाइप सी का यूज़ अब धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। इसकी मैक्सिमम थियोरेटिकल स्पीड 20 GB तक की है, हालांकि इतनी कभी मिलेगी नहीं। इसमें पावर डिलीवरी का ऑप्शन भी होता है जिसमें हम 100 वॉट की पावर सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम एक लैपटॉप को चार्ज भी कर सकते हैं। थंडरबोल्ट 3 पोर्ट, थंडरबोल्ट 3 पोर्ट दिखने में बिल्कुल टाइप सी जैसा ही है, बट इसको आप पहचान सकते हैं इस थंडरबोल्ट साइन से। इसको इंटेल ने डेवलप किया था, इसलिए ये केवल इंटेल चिपसेट वाले लैपटॉप में ही अवेलेबल। इसकी खास बात है कि इससे आप एक साथ 2 4K डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। USB 4 अभी आने वाला है, ये थंडरबोल्ट 3 के प्रोटोकॉल पर ही बेस्ड है। अब आते हैं इनपुट डिवाइसेस पे, कीबोर्ड एंड ट्रैकपैड। अगर आप कम रोशनी वाली जगह पे काम करते हैं तो आप बैकलिट कीबोर्ड का ऑप्शन देख सकते हैं। अगर माउस या ट्रैकपैड बहुत कम यूज़ करते हैं तो राइट क्लिक की है कि नहीं ये चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ स्विचेस आप एक बार यूज़ करने के बाद ही पता कर सकते हैं कि आप उसमें कंफर्टेबल है कि नहीं। ट्रैकपैड में इफेक्टिव साइज देखना जरूरी है। कई ट्रैकपैड के चारों तरफ का एरिया सेंसिटिव नहीं होता, तो इफेक्टिव साइज उसका बहुत कम रह जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके ट्रैकपैड में वो एरिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आजकल 2 फिंगर एंड 3 फिंगर जेस्चर ट्रैकपैड में आ गए हैं, तो ये ऑप्शन आपके ट्रैकपैड में है कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन लैपटॉप ले रहे हैं तो स्टाइलस पेन भी साथ में ले सकते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर की आप सेंसिटिविटी चेक कर सकते हैं। माइक्रोफोन तो आपके हर लैपटॉप पे होता ही है। वेबकैम कम से कम HD रेजोल्यूशन हो, ये आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लॉगिन विंडो हेलो फेस से करना है तो आपका वेबकैम इसके कंपेटेबल होना चाहिए। सारे वेबकैम इसके कंपेटेबल नहीं होते, तो ये चीज़ आप जरूर चेक कर सकते हैं। अब आते हैं लैपटॉप के डिस्प्ले पे। डिस्प्ले साइज जो होता है वो डायगोनल लेंथ पे अपने यूज़ के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। स्क्रैच रेजिस्टेंस गोरिल्ला ग्लास आजकल मोस्टली लैपटॉप्स में आ रहा है। मोस्टली लैपटॉप्स में आजकल IPS टाइप का LED डिस्प्ले आ रहा है। रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कि फुल HD वो तो अच्छा है, जो कि 1920 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल होता है। रिफ्रेश रेट अबाउट 60 फ्रेम पर सेकेंड काफ़ी है अगर आप गेम नहीं खेलते हैं। अगर आप गेम खेलते हैं तो उस हिसाब से 120 FPS तक जा सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो 16:9 सुइटेबल होता है वीडियो वगैरह देखने के लिए। ऑफिस प्रोडक्टिविटी के लिए 3:2 सबसे सुइटेबल है, बट इसके ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। वायरलेस कनेक्टिविटी,
वाईफाई 6 अभी इंडिया के लिए लेटेस्ट है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप वाईफाई 5 भी ले सकते हैं। इसमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वाईफाई 5 या 6 के जो इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस हैं वो आप तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपका राउटर और आपका डिवाइस दोनों ही इसके कंपेटेबल हो। ब्लूटूथ 5.2 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट अभी इंडिया में ब्लूटूथ 5 इजीली अवेलेबल है लैपटॉप्स में। अब आते हैं लैपटॉप के इंटरनल स्टोरेज पे। तो दो ऑप्शंस है हमारे पास, हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD हम पहले यूज़ करते थे, अब धीरे धीरे SSD का यूज़ लैपटॉप में होने लगा है। SSD HDD के कंपैरिजन में काफ़ी फास्ट है। मैंने काफ़ी डिटेल में दोनों के बारे में लिख दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। बस एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखिए SSD में कि ये SSD भी कई तरह के होते हैं, तो आप चेक कर लीजिए कि M.2 NVMe बेस्ड SSD है कि नहीं आपका। रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम, DDR4 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि 64 GB तक की मेमोरी सपोर्ट करता है। अब क्वेश्चन है कि कितना मेमोरी सफिशिएंट है हमारे यूज़ के लिए। तो अगर आप नॉर्मल ऑफिस वर्क करते हैं तो 8 GB सफिशिएंट है। फिर आपके यूजर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना और आपको चाहिए। रैम के क्लॉक स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रैम का क्लॉक स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये बाकी आपके हार्डवेयर के कंपेटिबल भी होना चाहिए। तो अबाउट 3000 मेगाहर्ट्ज सफिशिएंट है हमारे यूज़ के लिए। और अगर आपको फ्यूचर में रैम अपग्रेड करना है तो आप देख सकते हैं कि ये ऑनबोर्ड या शोल्डर टाइप तो नहीं है, और उसी के साथ ये भी चेक कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्लॉट इसमें अवेलेबल है अपग्रेड करने के लिए या नहीं। अब आते हैं लैपटॉप के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यानी कि उसके प्रोसेसर पे। ये इन तीन में से किसी एक कंपनी का हो सकता है, ARM, इंटेल या AMD। ARM के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, बट ये वही आर्किटेक्चर है जो कि आपके स्मार्टफोन या और भी किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होता है। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर को छोड़ के और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चिप का यूज़ होता है वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ARM बेस्ड प्रोसेसर ही यूज़ हुआ होगा। तो ये RISC या रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पे बेस्ड है, जो कि CISC आर्किटेक्चर से अलग है। इंटेल या AMD CISC आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। तो RISC आर्किटेक्चर का मेन एडवांटेज है कि वह कम पावर कंज्यूम करते हैं और बहुत कम हीट जनरेट करते हैं। यही रीज़न है कि स्मार्टफोन्स में हम इंटेल या AMD के चिप नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज वो 1-2 घंटे से ज़्यादा उनकी बैटरी लाइफ नहीं रहेगी। ARM 32 बिट और 64 बिट दोनों तरह के प्रोसेसर बनाता है। इनका मेजर ड्रॉबैक है कि सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबिलिटी। ये 32 बिट के एप्लीकेशन तो रन करता है, बट 64 बिट के वही एप्लीकेशन रन कर सकता है जो कि स्पेसिफिकली इस आर्किटेक्चर के लिए बनाए गए हैं। तो ARM बेस्ड लैपटॉप खरीदने से पहले आप चेक कर लीजिए कि जो सॉफ्टवेयर आप स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं वो ARM 64 के कंपैटिबल है कि नहीं है। इंडिया में इसके बहुत ही कम ऑप्शंस हैं। एप्पल M1 बेस्ड मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो और माइक्रोसॉफ्ट SQ2 बेस्ड सरफेस प्रो एक्स। बट फ्यूचर में ARM बेस्ड कंप्यूटिंग बहुत ही बढ़ने वाला है। अब आते हैं इंटेल के प्रोसेसर्स पे। इंटेल के प्रोसेसर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग पे बेस्ड हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम जैसे कि गेम्स, 3D मॉडलिंग, ग्राफिक एप्लीकेशन वगैरह में RISC बेस्ड आर्किटेक्चर से बेहतर हैं। आजकल
सारे इंटेल के लैपटॉप्स आई सीरीज के प्रोसेसर के साथ आते हैं, i3, i5, i7 या i9। इनमें लेटेस्ट है 11th जनरेशन आर्किटेक्चर और ये i5, i7 और i9 में अवेलेबल है। इनके नॉमेनक्लेचर इतना आसान नहीं है समझना, जैसे कि i7 का प्रोसेसर में 2, 4, 6 या 8 कोर हो सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके मोटा मोटा समझा देता हूँ। जैसे मानिए कि कोई इंटेल का प्रोसेसर का नाम है i7-11375H। तो इसका मतलब क्या है? i7 तो हो गया ब्रांड मॉडिफायर, फिर उसके बाद के जो 2 डिजिट हैं वो है इसका जनरेशन, यानी कि ये 11th जनरेशन के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। फिर उसके बाद के जो 3 डिजिट हैं 375, ये है स्टॉक कीपिंग यूनिट। जैसे जैसे प्रोसेसर डेवलप होते जाते हैं इंटेल इनको एक नंबर असाइन कर देता है। फिर जो लास्ट अल्फ़ाबेट है ये एक सिंगल लेटर भी हो सकता है या 2 लेटर भी हो सकते हैं या एक लेटर और एक डिजिट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन सफिक्स। अब एक अलग अलग प्रोडक्ट लाइन सफिक्स का मतलब क्या है? जैसे कि जी सफिक्स का मतलब है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। G1 से स्टार्ट होके G7 लेटेस्ट है। H का मतलब है हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड। K का मतलब है कैन बी इजीली ओवरक्लॉक्ड, मतलब कि जब भी लैपटॉप को हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होगी तो ये इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। मेनली ये गेमिंग लैपटॉप्स में इसे प्रोसेसर यूज़ होते हैं। फिर U का मतलब है अल्ट्रा लो थर्मल डिज़ाइन पावर, यानी कि ये कम पावर यूज़ करेंगे और कम हीट जनरेट करेंगे। अब आते हैं तीसरे प्रोसेसर यानी कि AMD पे। AMD भी CISC आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। आजकल AMD के लैपटॉप्स Zen 2 या Zen 3 बेस्ड CPU विद इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स GPU के साथ आ रहे हैं, जो कि Ryzen 3, 5, 7 या 9 प्रोसेसर के साथ आते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर भी इंटेल की तरह ही ईजी नहीं है। Zen 2 या Zen 3 बेस्ड APUs के लिए अगर हम केवल लैपटॉप की बात करें तो Ryzen 3 में 4 कोर्स आते हैं, Ryzen 5 में 6 कोर, Ryzen 7 में 8 कोर्स और Ryzen 9 में भी 8 कोर्स। अब Zen 2 को हम 3rd जनरेशन बोल सकते हैं और Zen 3 को 4th जनरेशन। Zen 2 कोर आर्किटेक्चर पे बेस्ड प्रोसेसर्स हैं Ryzen 4000 सीरीज एंड Ryzen 5000 सीरीज। Zen 3 के आर्किटेक्चर पे बेस्ड हैं Ryzen 5000 सीरीज के APU। अब एक एग्जांपल लेके AMD के प्रोसेसर के नॉमेनक्लेचर को समझते हैं। सपोज एक AMD के प्रोसेसर का नाम है Ryzen 7 4700U। तो इसका क्या मतलब है? Ryzen तो ब्रांड नेम हो गया, 7 हो गया सेगमेंट, जितना हाई नंबर उतना हाई सेगमेंट। फिर उसके बाद जो फर्स्ट डिजिट है 4, 4 का मतलब है Zen 2 बेस्ड आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद का जो डिजिट है सेकंड डिजिट 7, 7 दिखाता है परफॉर्मेंस पे, मतलब जितना हाई डिजिट उतना बेटर परफॉर्मेंस। उसके बाद के जो 2 डिजिट हैं 00, वो SKU यानी स्टॉक कीपिंग यूनिट को दिखाते हैं, जैसे कि इंटेल में था। फिर लास्ट का जो सफिक्स है जो कि एक सिंगल लेटर या डबल लेटर हो सकता है, वो इंटेल की तरह ही उसके भी अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सफिक्स के। तो यहाँ पे हमने तीनों प्रोसेसर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें देख ली। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। तो ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, ये आपके यूजेस के हिसाब से और भी बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से डिपेंड करता है, जिसके लिए कि एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं जानना कि कौन सा प्रोसेसर आपको सूट करेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।